बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 मिनट्स विद जामी के साथ मुदस्सर हबीब जामी आप सबको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने ऑनलाइन प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू किया है और उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से ऐसी शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें कि जिनके एक्सपीरियंसेस, तजर्बात, एहसासात और ख़यालात से आप लोगों के साथ-साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजकल हमारे माशरे के अंदर रोज़ बरोज़ नफ्सियाती अमराज में इजाफा होता जा रहा है, नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसे अल्फाज अक्सर हमें अपने अतराफ में मौजूद लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। और हर 5 में से एक शख्स ये बोल रहा होता है कि मुझे एंग्जायटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेस है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम इन्हीं मसाइल के हल की तलाश में होगा और हम कोशिश करेंगे कि हम इनके बारे में जान सकें कि आया कि ये क्या हैं और इनसे कैसे निकला जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ कि मिस इकरा एहसान अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर इज़ एन हाउस psychiatrist, Reiki practitioner, and founder of Nets Shooting the Inner You. She is a certified trainer for equine assisted therapy by Path International and delivered by Equine Solutions UK for over 3 years as head of program in Fazal Dad Human Rights Institute, FHRI, Islamabad. She has extensively worked with kids with special needs of their personal grooming and learning behavior through horse riding. Along with her ongoing services, she continues to practice as a clinical psychologist for her patients and not to maintain that she regularly conducts her public workshop on delivered topics of psychology that includes and are not limited to wellness, will, positive psychology, how to maintain interpersonal relationship, meditation, career counseling, and play therapy. Miss Ikra Hassan, welcome to 30 Minutes with Jami. Welcome to 30 Minutes with Uh, Jami, madam. Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me the opportunity to talk on your show about the very, very important issue, mental health. थैंक यू। हम आपका अपने प्लेटफॉर्म से और मैं खुद भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर जहाँ दुनिया एक बहुत बड़ी आलमी वबा से निपट रही है, तो उसके अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने अपनी जगहों पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रह कर अपनी अपनी डोमेन में अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नो डाउट हम आपके वर्क को भी फेसबुक और सोशल मीडिया और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं कि आपके गाहे बगाए आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज देते हैं और लोगों के अंदर जो इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर जो एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे मौलिक डिजीज का या नफसियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप जिस तरीके से कार्य खैर कर रही हैं वो यकीनन एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है मुआशरे के अंदर। और हम जैसे लोगों को और नो डाउट बहुत से लोगों को और यूथ को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड भी होगा। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को ये बताएं कि आपने अपने कैरियर को एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ही क्यों लिया? First of all, again, thank you so much, Mudassir, for giving me the opportunity or for such a wonderful introduction. करियर की बात है जहाँ तक तो साइकोलॉजी एक बड़ा बेसिक सा सब्जेक्ट है जो कि मैं समझती हूँ कि हर लड़के और लड़की को पढ़ना चाहिए। अपने आप को समझने के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझने के लिए, अगर आप इसको एज अ करियर अगर चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको एज अ जनरल नॉलेज की जो बुक्स होती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने आप को समझने के लिए और एक सोसाइटी में आप एक अच्छा इंसान किस तरह से बन सकते हैं या आप दूसरों को किस तरह से समझ सकते हैं, उनको खुद को समझने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो साइकोलॉजी एक बड़ा अच्छा मजे का अहम सब्जेक्ट है इंसान की नफ्सियात को समझने के लिए। तो बस इसी जो लोगों को समझने की जो जुस्तजू थी और जो उसमें इंटरेस्ट था, वही बस मुझे इस करियर की तरफ ले आया। माशाल्लाह, नो डाउट ये एक अच्छा और बहुत ही
बहुत ही कारआमद ज़रिया आपने अपनाया अपने करियर के लिए, जिसके अंदर लोगों को ज़िंदगी के अंदर जो सुकून प्रोवाइड करना है, वो बहुत चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुकून एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सारी दौलत के बाद भी इंसान को हासिल नहीं हो सकता। आजकल जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे जो अल्फ़ाज़ हैं वो गर्दिश करते हैं, और ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनको सुनते साथ ही इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्ट्रेस क्या है? इसकी कितनी अक़साम होती हैं? और इसको सेल्फ हेल्प के तौर पर किस तरह आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम? ओके, मुदस्सिर, ऐसा है कि जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ है, तकरीबन ये अब 1.5 साल हो रहा है, हम सब भी एक ही तरह की रूटीन से गुज़र रहे हैं। हम सब भी किसी न किसी तरह की स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी जो अमराज़ हैं, उनसे गुज़र रहे हैं। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि आया हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, तो इन चीज़ों में आइडेंटिफ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें इसको समझना चाहिए, जैसे कि आपने भी पहले बात की है कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ये बड़ी कॉमन सी टर्म्स हैं, जो हमें आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर किसी के मुँह से सुनने को मिल रही होती हैं। लेकिन बिफोर दैट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इन तीनों चीज़ों के बीच में डिफ़रेंस क्या है? जैसे आपका क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को सबसे पहले अगर बड़े सादा से और बेसिक अल्फाज में बयान किया जाए तो ये किसी भी होने वाले इवेंट के नतीजे में जो एक्शन या अटेंशन रिक्वायर होती है, आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उस इवेंट के नतीजे में, उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। बेसिकली स्ट्रेस की 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेस आती है और नेगेटिव स्ट्रेस आ जाती है। पॉजिटिव स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होती है ये बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत छोटा होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने टास्क को अचीव करने में हेल्प आउट करती है, हमें मोटिवेट करती है। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो छोटे छोटे टास्क कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे सुबह बेड से उठ के तैयार होना, सर्दियों में बेड से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमें ऑफिस पहुंचना होता है टाइम पे, या हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है टाइम पे, तो वो ये क्या है, ये छोटे छोटे टास्क हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। तो इनको अचीव करने के लिए वो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होती है, वो हमारे लिए पॉजिटिव स्ट्रेस का काम करती है, वो हमें मोटिवेट कर रही होती है उन छोटे छोटे टास्क को अचीव करने के लिए। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है ये तो अच्छी बात है, इस पे अगर ये आपको हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसकी दूसरी किस्म है नेगेटिव स्ट्रेस, उसकी अगर हम बात करें तो नेगेटिव स्ट्रेस जो होती है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होती है। इसके जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें इंसान के मसल्स टेंस होना शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, बाज लोगों को नींद का इशू हो जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आती या कम आती है। वो जो उनका टास्क होता है या गोल, उस पे वो फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, जो थिंकिंग होती है वो डिसरप्ट हो रही होती है या क्लाउडिंग होती है। तो ऐसे में जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसके लिए हमें हेल्प सीख करनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर एक प्रैक्टिशनर को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो उसको सीरियस लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन था कि हम इस स्ट्रेस को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको तो मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको तैयार कर रही होती है अपने टास्क को अचीव करने के लिए, तो वो एक अच्छी स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो जब 2 हफ्ते से ज्यादा, 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा प्रोलॉन्ग करती है, तो वो आपकी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को भी खराब करना शुरू कर देती है, हुँ। जिसकी वजह से आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे होते हैं, या आप में एनर्जी नहीं होती है चीजों को करने की, आप अपने बारे में नेगेटिव हो रहे होते हैं। तो वहां पे हमें प्रॉपर सीरियस होके हेल्प सीख करनी चाहिए। तो उसके लिए जो एक खुद से आप जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट जो स्ट्रेस की कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में सबने सुना हुआ होगा, जिसमें हम डीप इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कोई कैफियत महसूस हो कि जिसमें आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं, आप अपने टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है,
तो वहां पे आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग नेगेटिव स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा आजमूदा है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा जो है हमें अब जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल, स्पेशली ये जो कोरोना पेंडेमिक हुआ है उसके बाद से बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। पहले हर कोई एक पैटर्न पे चल रहा था कि रात को अगर आप जल्दी सो रहे हैं, सुबह आपको ऑफिस पहुंचना है, तो आप एक टाइम टेबल था जिसके तहत आप चल रहे थे। लेकिन आजकल ज्यादा ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिसमें घर में रह के आपसे सही काम, स्पेशली खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि घर में रह के उनको ऑफिस का भी काम देखना है और साथ में उनको घर का भी काम देखना है। तो वहां पे वो क्या, दो दो रास्तों पे वो बटी हुई होती हैं। वो ना घर पे फोकस कर पा रही होती हैं और ना ही वो ऑफिस के काम पे फोकस कर पा रही होती हैं। तो स्पेशली खवातीन के लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो वहां पे आपको ये देखना है कि आप अपनी रूटीन को किस तरह से सेट कर सकते हो, कि आपका जो टाइम टेबल जो कोरोना से पहले चल रहा था आप उसी को फॉलो करें। उसमें अब मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब ऑफिस जाना होता तो हम टाइम पे सो रहे होते थे, टाइम पे जाग रहे होते थे, लेकिन आजकल सब घर पे मौजूद होते हैं तो कोई रूटीन नहीं होती है सोने की। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट पुट करें, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए एफर्ट पुट करें। जो आपका प्रॉपर टाइम टेबल है आप उसको फॉलो करें, उसी पे आप स्टिक रहें। अपने जो खाने पीने की चॉइसेस हैं उसके बारे में माइंडफुल रहें। आप क्या खा रहे हैं, आप जंक फूड ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, या आप जो चिकन है उसका ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट ले, उसका भी बड़ा अहम किरदार होता है हमारी जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं उनको मैनेज करने में। आप अपनी डाइट जो है उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड करें, फ्रूट्स भी ऐड करें, रोटी चावल ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को मैनेज करने में। फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करें, उसमें आप देखें कि आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके वो दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बड़ा टास्क मिला होता है ऑफिस से, लेकिन हम उसको टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो टाइम दिया जा रहा होता है, जो टारगेट टाइम होता है, वो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि उसको हमने मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करें। फिर तीसरी बात जो है, हम सबको बड़ा मुश्किल लगता है ये काम करना, एक्सरसाइज। अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें मैं कहूंगी कि पूरे दिन में 1 घंटा जरूर निकालिए। उस 1 घंटे हम्म। में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। जिन लोगों को जिम जाने का शौक है वो जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिन लोगों को वॉक करने का शौक है वॉक कर सकते हैं, या जिन लोगों को स्विमिंग वगैरह अच्छी लगती है, तो आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो आपके लिए फिजिबल हो, जो आप जिसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, आप प्लीज अपनी उसको हैबिट बनाएं। स्पेशली जो आजकल हमारी रूटीन है कि 9 to 5 आप ऑफिस में डेस्क पे बैठ के काम करें, या आप घर में अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो उसमें आप डेस्कटॉप पे बैठ के सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और उसमें आप बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहे हैं, या बीच में थोड़ी सी भी वॉक नहीं करते हैं, तो वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो उसमें जरूरी है कि आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड करें। जी। यकीनन हमारे देखने और सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत कुछ उनकी रूटीन्स के अंदर जो चीज़ें गैप्स आ रहे हैं उन गैप्स को इंशाल्लाह ताला वो फिल करने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया और बताया कि पेंडेमिक कंडीशन से पहले और बाद में इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के उनके तकाजे और तरजीहात बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं, और उनको उनके इफ़ेक्ट्स उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और इंसान की को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए उसके अंदर बाकायदा एक डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए और अपने मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एंग्ज़ायटी जो है वो क्या चीज़ है और उसका स्ट्रेस के साथ लिंक कैसे है? आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? मतलब अगर अच्छा, मैं हूँ तो मैं यहाँ इसको मैनेज कैसे कर सकता हूँ? एक आम आदमी एंग्ज़ायटी को स्ट्रेस के साथ लिंक करके उसको किस तरीके से मैनेज कैसे करेगा उसको? ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे यहाँ पे एक सवाल शो हो रहा था टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। वो अगर आप प्लीज पहले देख लें, हम उसको एड्रेस कर लें, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जी, जी।
वो उनका क्वेश्चन ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने टाइम के हवाले से कहा ना कि हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए, आपने एक्सप्लेन किया। उससे पहले उनका सवाल आ गया था कि आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो उसके बाद अपनी रूटीन को चेंज कर लेते हैं, वॉक नहीं करते, या आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते। तो उस हवाले से वो क्वेश्चन आने से पहले आपने उसका जवाब मतलब दे दिया था। ठीक है, सही है, ठीक है, जी। थैंक यू वेरी मैं मच। मैं क्वेश्चन अपना अच्छा, रिपीट कर देता हूँ मैडम आपसे कि अपना एंजाइटी जो है उसकी कितनी अकसाम होती हैं, और आप इसको स्ट्रेस के साथ कैसे लिंक करेंगे, एक आम आदमी उसको कैसे मैनेज कर सकता है? ठीक है। अच्छा, एंग्जाइटी जो है, अगेन वही बात, बड़ी कॉमन टर्म है। हम सब भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एंग्जाइटी को फील कर रहे होते हैं। तो एंग्जाइटी को पहले, जैसे कि मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई या उसके सिम्टम्स बताए कि आप उसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे एंग्जाइटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एंग्जाइटी जो है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी डेंजर या थ्रेट के नतीजे में। जब हम अपनी जिंदगी में कोई भी, इसकी मिसाल मैं यूं दूंगी कि अगर हम किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे हम 1 या 2 दिन लेट पहुंचते हैं, जो टाइम है हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, तो वहां पे हमें एकदम से हम एक दिन भी लेट गए, दूसरे दिन भी लेट गए, तीसरे दिन भी गए, जाते साथ ही बॉस के साथ सामना हो गया, तो वहां पे फौरन से हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। हमें ये फियर होना शुरू हो जाता है कि कहीं हमें डिसमिस ना कर दिया जाए या हमें जॉब से टर्मिनेट ना कर दिया जाए क्योंकि आप टाइम पे नहीं आ पा रहे हो। तो वो जो उस वक्त आपकी कंडीशन होती है, जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को एंग्जाइटी का नाम दिया जाता है। अब एंग्जाइटी को स्ट्रेस के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है? स्ट्रेस का, जैसे मैंने टाइप्स बताई थी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस की बात की थी। तो नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो जब स्वेयर हो जाती है, उसकी जो एक्यूट फॉर्म है वो आगे एंग्जाइटी में टर्न हो जाती है। अगर हम उसके लिए हेल्प सीख नहीं करते हैं या उसको मैनेज नहीं करते हैं, तो वो अल्टीमेटली एंग्जाइटी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब एंग्जाइटी जो है, इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन इसमें जो मेन आजकल हर इंसान जो महसूस कर रहा है या जिसको फेस कर रहा होता है, उसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर बड़ी आम सी टर्म है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं कि जी मुझे वो फला सिचुएशन में पैनिक अटैक हो गया। फिर उसके अलावा इसमें सोशल फोबियाज आ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इंसान जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से मुख्तलिफ तरह के खौफ से गुजर रहा होता है। फिर उसके अलावा जैसे स्ट्रेस की मैं बात कर रही थी कि वो लॉन्ग टर्म जब हो जाती है, तो उसी में एक और टाइप भी आ जाती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, पीटीएसडी जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में हम सुनते भी हैं। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो क्यों होता है? वो किसी भी लव्ड वन की या कोई आपकी बहुत प्यारी चीज है या आपके कोई रिश्तेदार है जो आपको बहुत प्यारा है, उसके चले जाने की वजह से या किसी चीज के छीन छीन जाने की वजह से आप जिस ट्रॉमा से गुजरते हो या वो जिस अजियत में आप चले जाते हो, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम देते हैं। लेकिन ये भी एंग्जाइटी के अंडर ही आता है। अब एंग्जाइटी जो है उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसके वार्निंग साइंस क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जा सकता है? एंग्जाइटी जो है, जब भी कोई इंसान एंग्जाइटी से दो चार हो रहा होता है, तो उसकी जो जिस्म है, उसमें उसको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस महसूस होते हैं। हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि आपको स्टमक में बटरफ्लाईज फील होती हैं। फिर उसके अलावा आपके मसल्स जो हैं वो इंतहाई टेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों को नोजिया भी होता है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं उनकी इंसोम्निया, स्वेर किस्म का इंसोम्निया उनको हो जाता है, वो रात को सो नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो हैं उनको टायर्डनेस बहुत ज्यादा फील होती है, लैक ऑफ एनर्जी होता है हर टाइम। वो अगर बहुत ज्यादा सो भी रहे हैं, प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जब वो जागते हैं तो फटीक फील हो रही होती है। तो ये सारे जो साइंस हैं, अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो आप इसको नॉन सीरियस नहीं लें। आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करें, इनको एनालाइज करें और उसके बाद आप प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें। फिर उसके बाद एंग्जाइटी की जो मैनेजमेंट की बात आ जाती है, जो छोटी मोटी एंग्जाइटी होती है, लाइक जो किसी छोटे टास्क की वजह से हो रही होती है, जैसे हमने
किसी जगह पे स्पीच अगर देनी होती है, तो स्टेज पे जाने से पहले आपके हाथ पाँव कांप रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे जाते हैं, आप पहले 2-3 फिक्रे बोलते हैं, तो उसके बाद आपकी एनर्जी वापस आना शुरू हो जाती है, आपका जो जी। ऑडियंस होती है उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप कूल एंड काम फील करना शुरू हो जाते हो, और वो जो आपकी स्टेट होती है नॉर्मल, आप उसमें जाके अपनी पूरी स्पीच को आप डिलीवर कर लेते हो, तो वो एक हम्म। नॉर्मल एंग्जाइटी है। लेकिन जिस जो वार्निंग साइंस मैंने बताए हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं, उससे आप दो चार हो रहे हैं, आपको वो फील हो रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लीज किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट करें, इसको आप नॉन सीरियस नहीं लें, हम्म। अदरवाइज वो लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का बायस बन सकता है। जी, बिल्कुल। डिप्रेशन के हवाले से अक्सर हम कहते हैं कि अक्सर लोग बैठे होते कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत डिप्रेशन है, जबकि वो उसकी पूरी टर्मिनोलॉजीज़, उसके मीनिंग्स और उसके सियाक़ो-सबाक़ से किसी भी हद तक नावाकिफ़ होता है, उसको उसके बारे में कोई इतना इल्म नहीं होता। लेकिन एक शख्स या कोई भी आम आदमी अपने ऊपर उस चीज़ को सवार कर लेता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जी डिप्रेशन है जी, या मैन हू वाज़ द हॉस्पिटल वाली बात हो गई। आप बता सकती हैं कि हमारे सुनने वालों को के देखने वालों को कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या चीज़? डिप्रेशन की अलामात क्या हैं? इसकी फर्स्ट एड क्या है? और कौन-सा एक राइट पर्सन है, किसके पास जाकर आपको ये बताना चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए कि मुझे ये मसले हैं, खुद से बैठकर अपने आप के अंदर कि मुझे डिप्रेशन है। तो इस बारे में आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताएँ ताकि ये एक बहुत बड़ा ही ये ऑलरेडी एक लफ्ज़ डिप्रेशन ही एक बहुत बड़ी नफ्सियाती बीमारी है। तो आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को आसान ज़ुबान में समझ आए कि एक्चुअली डिप्रेशन है क्या चीज़? ये जो आपने टर्म यूज किया है ना, मैन हु वाज इन द हॉस्पिटल, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। हमारा जो आजकल एज अ नेशन मसला है ना, हमें कोई भी तकलीफ महसूस होती है या हम किसी कैफियत से दो चार हो रहे होते हैं, तो हम ना गूगल हर किसी के एक्सेस में है, तो हम उस टर्म को लिखते हैं कि हमें ये महसूस हो रहा है, हम इस कंडीशन में है, और वो जो गूगल उसकी दे रहा होता है ना आइडेंटिफिकेशन, बस फिर हम उसको अपने आप पे तारी कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया है। तो डिप्रेशन जो है अगेन बड़ी कॉमन सी टर्म है जो कि हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डिप्रेशन के बारे में यहाँ पे मैं बताती चलूं कि डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान बिल्कुल लो की सैड फील कर रहा होता है, उसको जिंदगी में बिल्कुल तारीकी महसूस हो रही होती है, और उसको जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं वो भी उसको पहाड़ की तरह लग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान सुबह जब बेड से उठना चाह रहा होता है, तो लेकिन वो नहीं निकल पा रहा, वो उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं हो रही, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो अपने बिस्तर से नहीं निकल पा रहा, वो अपने दांत साफ नहीं कर पा रहा, वो नहा नहीं पा रहा, वो अपने कपड़े नहीं बदल पा रहा, वो खुद को साफ सुथरा नहीं रख पा रहा। तो डिप्रेशन जो है इसमें ये वाली छोटी छोटी स्ट्रगल्स भी फेस करनी पड़ती हैं इंसान को। तो दिस इज द रियल डिप्रेशन। ये जो दो चीजें मैंने पहले डिफाइन की हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उनको काफी हद तक इस चीज की समझ आ गई होगी। तो अब वो इस चीज को इन तीनों चीजों को मिक्सअप नहीं करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने में उनके लिए ये जो डेफिनेशंस थी आई थिंक हेल्पफुल होंगी। तो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन की भी आगे बहुत सारी फॉर्म्स हैं। डिप्रेशन में इंसान बिल्कुल भी किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करता, आप अपनी छोटे छोटे टास्क को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो लाइक जिंदगी में बिल्कुल उसको तारीकी महसूस हो रही होती है, जैसे अंधेरा छा गया है। इसमें डिप्रेशन में बहुत सारे लोग सुइसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही होती कि अपेरेंटली तो इस इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसने सुइसाइड क्यों कर ली। तो उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि उस इंसान को हो सकता है कि अपेरेंटली सारी चीजें होने के बावजूद जो उसकी जिंदगी का मकसद है, या जो उसका एक उसका जो अंदर है, उस अंदर में तारीकी छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, और उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। अब डिप्रेशन के जो टाइप्स हैं उसमें यूनिपोलर डिप्रेशन आ जाता है, बाइपोलर डिप्रेशन आ जाता है। बाइपोलर डिप्रेशन भी बहुत कॉमन सी टर्म है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैनिया वगैरह आ जाता है। तो ये आगे एक लंबी डिबेट है, लेकिन एक सादा सी डेफिनेशन इसकी मैं अगर बताऊं तो डिप्रेशन इज अ थिंग कि जिसमें आप बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे होते हो, म्यूट हो जाते हो, आप छोटे छोटे जिंदगी में जो टास्क होते हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हो। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिप्रेशन की टर्म यूज करें तो आप इसके बारे में केयरफुल रहें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप कम से कम उठ के नहा धो के तैयार हो पा रहे हैं, आप अपने छोटे छोटे जो टास्क हैं आप उनको परफॉर्म कर पा रहे हैं।
इंशाल्लाह ताला के हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन और अपना स्ट्रेस के अंदर यकीनन अब फ़र्क कर पाएँगे। और ये इसके अंदर बहुत सारे बुनियादी फ़र्क थे जिनको आपने बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक आम लफ़्ज़ अक्सर मैं भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ता हूँ और देखने में आता है कि सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ है? आप हमारे देखने वालों को ये बताएँ कि आम तौर पे सेल्फ डिफेंस है क्या चीज़ और इसको साइकोलॉजी के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है? अच्छा, सेल्फ डिफेंस की अगर हम बात करें तो सेल्फ डिफेंस जो है वो आ जाता है, आप कोई थ्रेट या डेंजर आपको फील हो रहा है, फिजिकल थ्रेट या डेंजर, तो उसमें भी आप अपना सेल्फ डिफेंस, चाहे वो किसी को थप्पड़ मार के करें, कोई अगर आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप रिस्पॉन्स में आप थप्पड़ मार के अपना डिफेंस कर रहे होते हैं। तो अगर आम जुबान में बात की जाए तो इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में जो डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं वो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हर इंसान अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहा होता है। हम उससे ना वाकिफ होते हैं, लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हर इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें एक छोटी सी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की मैं देना चाहूंगी। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का नाम है। मिसाल के तौर पे आपने ऑफिस में सारा दिन काम किया, आप बहुत थके हुए हो, आपकी कोई असाइनमेंट मिली हुई थी जो बहुत डिमांडिंग थी। वो करने के बाद जब आपने अपने बॉस को प्रेजेंट की तो वहां पे बॉस को पसंद नहीं आती है। बॉस गुस्सा आप पे सारा निकाल देते हैं। आप घर आते हैं तो घर आके आप वो सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। आप हुँ, बच्चे जो हैं, अब आप जो है आपकी जो एंगर है वो एक जगह से, जो कॉज अब बच्चों का कसूर नहीं है, वो गुस्सा जो आपको आया या वो जो एंगर आपके अंदर जमा हुई वो बच्चों की वजह से नहीं हो रही है, उनकी किसी गलती की हुँ, वजह हुँ। से नहीं है। वो आपको बॉस से ऑफिस में डांट पड़ी, अब आप घर आए हो, आपको कोई और जरिया नहीं मिला या आपको कोई और ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ पे वो आप अपना गुस्सा या अपनी एंगर निकाल सको, तो वो आपने बच्चों पे निकाल दी। तो ये जो इस तरह से आगे हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को या एंगर को शिफ्ट करते जाते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह से हुँ। और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो इनको जिनको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए अब आई थिंक वी नीड टू हैव अनदर शो। ये एक बड़ी बहुत लंबी टॉक हो जाएगी अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करने लग जाएंगे तो। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने बहुत सारी अपना अवेयरनेस, स्पेशली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जिस फ़ील्ड को चुनते हैं, जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं या जिस शोबे को अगर आप अपनाते हैं, तो आप उसको एन्जॉय भी कर रहे होते हैं। आप उस वक़्त तक उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जब तक आप उसको एन्जॉयबल कंडीशन के अंदर नहीं करते। अगर आपने उसको 9 टू 5 जॉब लेना है तो आप सिर्फ़ बस जॉब करते हैं और अर्न करते हैं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो देखा, आपके साथ वैसे भी काम किया और बहुत अरसे से आपके साथ ताल्लुक है कि आपको हमने एक इस फ़ील्ड को नहीं, सिर्फ़ हमने सोशल वर्क को भी देखा कि आपने उसको बहुत पैशनेट तरीके से के साथ किया। आपने ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम किया, आपने गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया, आपने यूके से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया, तालीम हासिल की, आपने वहाँ से कोर्सेज़ किए और सिर्फ़ सबसे अच्छा ये नहीं कि हासिल किया, आपने उसको लोगों तक पहुँचाया। आपने अपने इलाके में भी ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलके काम किया और उसको, और आपका मेरा ख्याल में है कि आप जिस इलाके से निकल कर जब जाते हैं बाहर और आपकी एक फैन फॉलोइंग होती है, आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और आपको आपके काम की वजह से जानते और पहचानते हैं। फिर आप जब उसी काम को लेकर अपने इलाके में वापस आते हैं, तो कैसा फ़ील होता है? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो अपना इलाका छोड़ देते हैं, फिर दोबारा वहाँ वापस नहीं जाते। लेकिन हमने देखा कि आपने ब्रिटिश काउंसिल जैसे इदारे के साथ मिलके अपने ही एरिया में काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, इंसान जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पे वो पलता बढ़ता है, तो मेरे हाल में उस जगह के लिए जो मोहब्बत आपके दिल में होती है, वो चाहे आप कहीं पे भी मूव कर जाएं, वो मोहब्बत आपके दिल से कभी भी खत्म नहीं होती है। और जी। मैंने हमेशा बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी जड़ें होती हैं, जो दरख्त अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखता है, वही आगे जाके तनावर दरख्त बन सकता है या वो सीधा खड़ा रह सकता है। तो बस यही वाली जो चीज थी वो मेरे जहन में शुरू से है। और मुझे अभी भी अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले या कोई ऐसी चीज जो मुझे लगेगी कि मेरे इलाके में ये नहीं हो रही है, तो वहां पे ही करने का मुझे मजा भी आता है। और दूसरा, जो अपने इलाके में उन लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी, आपका जो कनेक्शन लेवल होता है ना, वो बाहर मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी के साथ उस तरह से आप वो बिल्ड कर पाते हो।
तो बस यही वाली जो चीज होती है वो आपको अपने इलाके की मोहब्बत जो होती है वो हमेशा आपको खींच के उस तरफ ले जाती है, तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू बी देयर। तो हमेशा ही वहां पे जाना और वहां पे काम करना इंसान को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। अब शहर इक़्तिदार में आप रहती हैं और वहाँ पर इक़्तिदार की रंगीनियों और रोशनियों के अंदर इंसान अपने आबा अजदाद, अपनी ज़मीन से की हुई मोहब्बत और उनके लोगों का कर्ज और एहसान भूल जाता है। लेकिन आप जैसे यंग लोग, यंग ऑडियंस के लिए और यंग आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन है कि जो इस दौर के अंदर भी ये कहते हैं कि जहाँ पर दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, कि हमें अपने अक़दार, अपनी मिट्टी से और अपने लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि इंसान को अपने माजी के साथ चलना चाहिए। जो अपनी अक्सरियत को और अपनी असल को पहचानता है वही दुनिया में आगे कामयाब भी होता है। और आप जिस तरीके से अपने इलाके के लिए काम कर रही हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है, काबिले सताइश है, और उसके लिए अल्फाज नहीं है कि जितने अदा किए जाएं कम है। और इसी तरीके से हर शख्स को अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। जिस तरीके से आप हम मिट्टी का कर्ज नहीं अदा कर सकते। उसने हमें जिस तरीके से पॉलिश किया होता है, जिस तरीके से उसने हमें बनाया होता है, हम उसका कर्ज नहीं अदा कर सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट उसके अंदर जरूर कर सकते हैं। और नो डाउट आपकी अपने शहर से और अपनी मिट्टी के लिए जो एफर्ट्स हैं वो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देखते भी रहते हैं। फ्यूचर प्लान्स के हवाले से आपका क्या इरादे हैं? आप क्या करना चाहती हैं अपने कैरियर को लेके, साइकोलॉजी की फील्ड को लेके? आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? थैंक यू वेरी मच अगेन। आपने इतनी अच्छी बातें की हैं और आप खुद भी तो माशाल्लाह से यही काम कर रहे हैं ना, जो आप अगर कह रहे हैं कि अपने इलाके के लिए, तो आप भी तो अपने इलाके में ही रह के अपने ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं और काफी अरसे से आप लोगों की वेल बींग के लिए, लोगों की सोशल वेल बींग के लिए काम कर रहे हैं, अपनी टाइम एफर्ट एनर्जी पुट कर रहे हैं। तो अपनी जिंदगी को सोशल वर्क के लिए डेडिकेट कर देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो माशाल्लाह से आपकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस उस तरह से बहुत ज्यादा है। बाकी फ्यूचर प्लान्स की जो बात है, तो फ्यूचर प्लान्स में बस अभी ये है कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। जी। हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साइकोलॉजी की टर्म का या साइकोलॉजिस्ट क्या करता है लोगों को पता ही नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे देहाती इलाके जो हैं उनमें अगर किसी को कोई नफसियाती मसला होता है तो वो बजाय प्रैक्टिशनर को सीख करने के वो जादू टूनों पे लग जाते हैं। वो एग्जैक्टली। दाम दरूदों पे पीरों की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, या मजारों पे दिए जला दें और ये वो मंदे वगैरह, वो कहते हैं ये करें आप तो ये जो साया है या ये जो बला है ये जाती रहेगी। तो ये वाली जो चीज है, मैं मेरे फ्यूचर प्लान्स में यही है कि मेरी जो आवाज है या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो वो लोग जिन तक मेरी एक्सेस नहीं है या जो वो लोग जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं उन लोगों तक भी पहुंचूं। मैं उन लोगों को भी हेल्प करूं, उन लोगों को भी ये अवेयरनेस दूं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं दे आर रियल डिमंस इन योर लाइफ। तो उनको फिगर आउट करना, उनको सॉल्व करना, उसके लिए मदद सीख करना, वो किस तरह से वो कर सकते हैं, मैं इस तरह के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ। मैं इस तरह के लोगों के लिए जो मदद है वो फराहम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनकी एक्सेस नहीं है बिल्कुल भी, बड़े शहरों तक नहीं है, या जो बड़े नाम हैं साइकोलॉजी की दुनिया में, अगर उन तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं ऐसे इलाकों को टच करूं, वहां तक पहुंचूं, वहां वहां पे काम करूं, कि जहाँ पे उनकी जिंदगियों में मैं कोई बेहतरी ला सकूं, उनकी जिंदगियों में कोई जो तब्दीली है वो मेरी वजह से आ सके। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स में फिलहाल यही है, तो मैं इसी पे काम कर रही हूँ, आगे अल्लाह ताला की मर्जी इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा कर रही हैं। और हम हमारा और हमारे प्लेटफॉर्म का या हमारा किसी भी जगह पे अगर आप समझें कि हम आपकी इस कॉज के अंदर आपके थोड़ा सा भी हिस्सा डाल सकते हैं तो आप हमें याद कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको इस वक्त काफ़ी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो आपके अज़ाइम और आपके गोल्स और एम जानते हैं, आपके टारगेट जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाया जाए तो इंसान बहुत सारे मिलते जुलते जाते हैं। मुझे याद है 2012 में जब मैंने पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर, तो आपने वहां पर भी मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। आप और मेरे जैसे लोग, हम ही लोगों को चेंज कर सकते हैं। अगर एक 30 मिनट के प्रोग्राम के अंदर अगर हम सिर्फ 3 लोगों की सोच भी बदल सकते हैं तो वो आगे 3 लोग पता नहीं कितने लोगों की सोच को बदल सकते हैं। बिल्कुल। आपका जितना साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन है
वो तो साइकोलॉजी के रिलेटेड हमने आपके साथ आज एक प्रोग्राम किया। आप एक सोशल वर्कर भी हैं और एक लंबा कैरियर है आपका, 8 9 साल 10 12 साल की स्ट्रगल है कि आपने उस स्ट्रगल्स के अंदर रहते हुए सोशल वर्क को अपनाया और सोशल वर्क से फिर आगे एक फील्ड चुनी, और वो भी फील्ड ऐसी चुनी कि जो समाज की खिदमत के लिए है, जो लोगों के जहनी सुकून के लिए है, जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए है। मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी पूरी दुनिया की दौलत भी लगा दें तो आप सुकून हासिल नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया की दौलत भी आपको सुकून नहीं दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, अल्लाह आपको अपने काम अपने मकसद में कामयाब करे। हमारा आखिर में एक सेशन होता है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया होता है हम उनके कमेंट्स वगैरह को पढ़ते हैं, लेकिन हमने साथ साथ अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी किए। लेकिन मैं फुजैल समूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारे रेगुलर देखने वाले हैं। आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर होते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में, सॉरी, और वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ फुजैल समूर साहब ने आपको बहुत वेलकम किया और आपके तमाम गाए बगाए कमेंट के अंदर आपको अप्रिशिएट करते रहे हैं। उसके साथ थैंक यू। उस्मान खान साहब जो हैं उन्होंने हमारे शो को बड़ा अच्छा कहा है। और प्रोफेसर आसिम इजाज साहब जो हैं वो अपना जिला जंग के अंदर एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनकी फील्ड भी है, और वो भी आपको सुन रहे थे और कह रहे थे कि माशाल्लाह वेरी गुड एफर्ट्स हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिम इजाज साहब। और इसके बाद थैंक यू। आपको फुजैल समोर के साथ एहसन खान सियाल साहब हैं, ये अपना पीडब्ल्यूएस के अंदर ब्रिटिश काउंसिल का ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ब्रिटिश काउंसिल के एक प्रोजेक्ट वाइस 2 के अंदर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो आपने टॉपिक चुना है इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर, ये बहुत अच्छा था और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नसीर अहमद साहब थैंक यू। बहावल नगर से आपको सुन रहे हैं। बहावल नगर से नसीर अहमद साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक था। एहसन खान साहब का ही वही क्वेश्चन था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे, तो वही आप पहले बता चुकी थी। उसके बाद मलक शफकतुल्लाह शफी साहब, ये कॉलमिस्ट हैं, ये अटकल के नाम से कॉलम लिखते हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और इनका वीकली कॉलम छपता है। और मलक शफकतुल्लाह शफी साहब ने कहा कि गुड अप्रोच। थैंक यू सो मच मलक साहब, आपके थैंक यू। कॉलम भी हम पढ़ते रहते हैं, और जिस तरह आप मिस इकरा एहसान ने अपने नॉलेज के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ लोगों को बदला है, आप अपने कलम के साथ लोगों की सोच को जिस तरीके से बदल रहे हैं, तो कलम और आवाज का ताल्लुक जो है वो आज हमने देखा। जैनुल आबिदीन कहते हैं कि माशाल्लाह। और इसके बाद आखिर में मट्टी से मोहब्बत के लिए फुजैल समूर साहब ने कहा कि अपनी मट्टी पे चलना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ये हकीकत है कि हम अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत करते हैं, और हमारी तरह के अगर और भी लोग हैं जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर दावत देंगे। मैं आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए जो अपने कीमती वक्त में से 30 से 40 मिनट दिए, वो हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल थे, हमारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल थे। किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी का ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो अपनी टाइम ड्यूरेशन से आगे चला जाए। हमारा 30 मिनट का था, लेकिन अभी भी हमारी बहुत सी बातें रह गई। अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, गुड जॉब, कीप इट अप, अली अहमद मलक साहब भी कह रहे हैं सर बहुत शुक्रिया। आखिर में मैडम, आप हमारे देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, इंसान तो हैं ही हैं, उसके बाद हमारी मजहबी रिवायात हैं, फिर उसके बाद हमारी एक पहचान है, हमारा एक परचम है, हमारा एक देश है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। आप करती हैं, हम करते हैं, और उसके अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वासी रहते हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपको पसंद करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं? थैंक यू वेरी मच मुदस्सर। आपने ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, पहली बात तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। आपने एक एफर्ट पुट की है कि वो टॉपिक्स जो रोजमर्रा जिंदगी में डिस्कस नहीं होते हैं, आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं और आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है, और अल्लाह ताला आगे भी आपके लिए इसमें बरकत फरमाए और आपको तरक्की दे। जहाँ तक मैसेज की बात है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी पे भी तनकीद करने से पहले प्लीज खुद को जानिए। आप अपने बारे में जानिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप में बुरा क्या है, आप में अच्छा क्या है। हमारे यहाँ जैसे कि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर इंसान के सोशल मीडिया पे एक्सेस है, तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का यूज एब्यूजिव हो गया है। हम अपना हक समझते हैं किसी भी रैंडम इंसान की पिक्चर पे जाके बुरा कमेंट छोड़ना। तो मैं हमेशा यही कहती होती हूँ कि अगर आप किसी को कोई अच्छी बात नहीं कह सकते हैं तो आप प्लीज बुरी बात भी नहीं कीजिए। तो अगेन इसको मैं
और इस पे मैं रैप अप करूंगी कि आप प्लीज प्लीज लोगों की जिंदगियों में अच्छा किरदार अदा करें, आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें। वरना दुख तो हर इंसान की जिंदगी में ऑलरेडी ही बहुत है, स्पेशली आजकल जो दौर है कोरोना पैंडेमिक, इसकी वजह से हर इंसान मुतासिर हुआ है। तो आप प्लीज अच्छी एनर्जी कैरी कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी कैरी कीजिए, लोगों को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स कीजिए। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान का दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है, उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप प्लीज इनसे वक्त लेके किसी और इसी तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड अच्छे टॉपिक के ऊपर एक और सेशन रखिएगा। जरूर, हम इंशाल्लाह जरूर रखेंगे। एक्चुअली मैडम की मसरूफियात इतनी हैं कि इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के अलावा फिर डिफरेंट सेशन और बहुत सारे काम हैं इनके, और इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने, और अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम इनसे गाए बगाए ये करते रहेंगे, वक्त लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपसे बहुत ज्यादा कुछ सीख सकें। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग प्रोग्राम को देखते हैं और हमारी इस बेलौस खिदमत को सराहते हैं। आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद इस पे कमेंट करते हैं, इस पे अपनी राय देते हैं। हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूट है। मोहतरमा इकरा एहसान और हमारा और हम जैसे और लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम मुआशरे के अंदर रहते हुए इस मुआशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आखिर में मैं और मैडम इकरा मिलकर अपनी मिट्टी से मोहब्बत के लिए एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इजाजत लेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो